हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम समझने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, देखो जिनमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि हायर परचेज सिस्टम के अंदर किसी भी गुड्स के दो प्राइस होते हैं। फर्स्ट प्राइस इज कैश प्राइस और दूसरा क्या होगा, हायर परचेज प्राइस। ठीक है, कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस। कैश प्राइस में बेटा जी कोई भी गुड्स है वो हमें अगर हम नगद में खरीदेंगे तो वो कितने रुपए में मिलेगी। मान लीजिए हम कोई बाइक खरीदना चाहते हैं, मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, अगर हम उसको नगद में खरीदते हैं कि उसी टाइम टोटल पेमेंट कर दें और ख़रीद लें तो वो हमें मान लीजिएगा 1,00,000 रुपए में मिलती है। ठीक है, परंतु अगर हम उसको खरीदना चाहते हैं किस्तों में, ठीक है, इट मीन्स हायर परचेज सिस्टम पे हम अगर उसको खरीदना चाहते हैं तो वही जो बाइक है वो हमें 1,48,000 रुपये में पड़ेगी। ठीक है, तो जो नगद में खरीदना चाहते हैं तो जो उसका प्राइस है 1,00,000 रुपये, वो तो क्या है, कैश प्राइस। ठीक है, जिसमें ब्याज इंक्लूड नहीं है। और हायर परचेज प्राइस हमने कहा कि 1,48,000 रुपये में खरीदेंगे अगर हम किस्तों में पेमेंट करते हैं तो। ठीक है, तो वो जो 48,000 रुपये है वो क्या है, ब्याज है। समझ आई बात। तो वो 48,000 रुपये ब्याज, इट मीन्स जो कैश प्राइस था 1,00,000 रुपये प्लस 48,000 रुपये ब्याज, तो टोटल मिला करके हायर परचेज प्राइस हो जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? समझ में। पॉइंट ये है कि इंस्टॉलमेंट्स, कि हमें क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक देखना होगा कि हर एक किस्त के अंदर ब्याज शामिल है या फिर नहीं। ठीक है, तो इसके लिए दो बातें हैं कि ब्याज सहित किस्त की राशि कितनी है और ब्याज रहित किस्त की राशि कितनी है। मींस इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। तो हमें ये देखना होगा कि जिस टाइम हमने एडवांस पेमेंट की है या फिर बाकी किस्तों का जोड़, इट मीन्स यदि सपुर्दगी के समय, सपुर्दगी का मतलब होता है जिस टाइम माल डिलीवर किया जा रहा होता है तो उस टाइम जो अमाउंट एडवांस में दे दी गई है प्लस जो बाकी किस्तों की राशि बनती है, अगर उन दोनों का टोटल करके, ठीक है, वो कैश प्राइस से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटरेस्ट इंक्लूड है हर एक इंस्टॉलमेंट में। अगर एडवांस प्लस किस्तों की राशि दोनों मिलाकर के कैश प्राइस के बराबर आ जाती हैं तो इसका मतलब उनमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। समझ आई बात? हेलो। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर द हायर परचेज सिस्टम, कि अब हमने रिकॉर्ड किस टाइप से रखना है। इस सिस्टम के अंदर बेटा जब हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं तो उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्या होता है, गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू, दूसरा होता है गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। मान लीजिए कहता है गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू, जो ऐसे गुड्स जो अधिक मूल्य की होती हैं, ठीक है, अधिक मूल्य की होती हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू। ठीक है, तो वो क्या थे, जैसे लाइक मान लीजिएगा हमने कार खरीद ली, मशीन है, मोटर ट्रक है, ठीक है, तो इस टाइप से। वेरी गुड। ठीक है, और गुड्स ऑफ स्मॉल वैल्यू उसमें क्या है, जैसे हमने साइकिल खरीद ली, वॉच है, मोबाइल है, ठीक है, तो या मोबाइल भी छोटी वैल्यू का, ज्यादा बड़ी वैल्यू का तो वो फिर हमारा कंसिडरेबल वैल्यूज में आ जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप के हैं, अधिक मूल्य वाला माल और दूसरा कम मूल्य वाला माल। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर गुड्स ऑफ कंसिडरेबल वैल्यूज। तो जो हमारी कंसिडरेबल वैल्यू वाली जो गुड्स होती है, इट मीन्स अधिक वैल्यू वाले जो गुड्स होती हैं उनको उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए दो मेथड अपनाए जाते हैं। फर्स्ट मेथड होता है टोटल असेट वैल्यू मेथड। पहला पॉइंट है टोटल असेट्स वैल्यू मेथड, और दूसरा जो विधि होगी वो होगी असेट्स एक्रूअल मेथड। तो फर्स्ट है जैसे कि टोटल असेट्स वैल्यू मेथड। इस मेथड में क्या होगा कि जो भी हमारा हायर परचेज सिस्टम का जो एग्रीमेंट होगा, इट मीन्स किराए के सौदे होंगे, उनको एक साधारण सौदे की भांति माना जाएगा। ठीक है, कि एक जो हमारा जैसे
इन्होंने ये वर्ड यूज किया है कि नॉर्मल हम परचेज के अकॉर्डिंग मानेंगे। जैसे हम गुड्स परचेज करते हैं या हम नॉर्मल असेट्स परचेज करते हैं कोई भी, तो हम एंट्री क्या करते हैं, मान लीजिए हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, तो हम एंट्री करते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो अब ये इसलिए कहता है कि इस विधि के अंतर्गत किराया क्रय के सौदे को एक साधारण क्रय के सौदे की भांति माना जाएगा। बट अब हम यहाँ हायर परचेज सिस्टम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम असेट्स की को कुल रोकड़ मूल्य की राशि से डेबिट किया जाएगा। इट मीन्स जब हम असेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, और अब क्योंकि हम हायर परचेज सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं इसलिए एक तरह से उधार सिस्टम है, तो हम यहाँ पे टू कैश वर्ड यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, टू वेंडर्स। ठीक है, तो रहेगा कि असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, ये टोटल असेट्स वैल्यू मेथड है, इसलिए असेट्स की जो वैल्यू है उसको हम टोटल कैश प्राइस से डेबिट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट होगा फिर कि असेट्स एक्रूअल मेथड। इस मेथड में असेट्स को प्रारंभ से में ही पूर्ण रोकड़ मूल्य से डेबिट नहीं किया जाता। असेट्स एक्रूअल मेथड क्यों, जस्ट लाइक इंडिकेट कर रहे हैं नेम एक्रूअल मेथड, कि हम तो स्टार्टिंग में ही टोटल वैल्यू से इसको हम डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि असेट्स को हर साल उसी अमाउंट से डेबिट करेंगे जितना कि क्रेता हर चला जाएगा। ठीक है, जितना जितना क्रेता कैश प्राइस देता जाएगा वो उस असेट्स का उतना उतना ही मालिक बनता चला जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल भी दे रखा है कि मान लीजिए कोई मशीन परचेज की, उसका कैश प्राइस 1 लाख रुपए है, भुगतान है 25-25 हजार रुपए की 4 किस्तों में करना है। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग तो स्टार्टिंग में ही हम टोटल 25 का 100 4 किस्तें हैं, तो एक 4 25 हजार रुपए की, तो 25 का 100 में से 1 लाख रुपए हो गए। तो फर्स्ट मेथड टोटल असेट्स वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग तो क्या रहेगा कि हम असेट्स अकाउंट डेबिट टू 1 लाख रुपए से कर देंगे, डेबिट 1 लाख रुपए से। ठीक है, जबकि सेकंड मेथड है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम 25 हजार रुपए से करेंगे, क्योंकि अभी बताया कि असेट्स एक्रूअल मेथड में जितना जितना पेमेंट होती रहेगी उतने ही वैल्यू का जो परचेजर है मालिक बनता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हम परचेज अकाउंट मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे तो वो 25 हजार रुपए से करेंगे। क्लियर। बट अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक मेथड मेंशन नहीं है तो हम फर्स्ट मेथड ही अडॉप्ट करेंगे, और हमारा जो चैप्टर है वो फर्स्ट मेथड और दोनों मेथड के ऊपर बेस्ड रहेगा। पहले हम स्टार्टिंग में करेंगे टोटल असेट्स वैल्यू मेथड से क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे बात आएगी बेटा जी कि कोई भी जब यहाँ मतलब दोनों की बुक्स में एंट्री होंगी, हायर परचेजर की बुक में भी और हायर वेंडर की बुक में भी। ठीक है, तो परचेजर अपनी बुक्स में एंट्री क्या कर रहा है, पहले साल। परचेजर कौन है यहाँ पर, आप लोग खुद को परचेजर मान रहे हैं, और हायर वेंडर इट मीन जिसने गुड्स बेची या कोई और बेचने वाला है, कि आपने गुड्स को खरीदा है, इस हिसाब से काम करेंगे। तो सबसे पहले साल आपने असेट्स को परचेज किया है तो आपके पास असेट आएगी, तो एंट्री करेंगे आप असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। कौन से प्राइस से करेंगे, कैश प्राइस से करेंगे। ठीक है, उधर जो वेंडर है, वेंडर मीन्स विक्रेता है, तो वो अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, उसने सेल किया है। ठीक है, वो अपनी बुक में आपका नेम लिखेगा क्योंकि उसने आपको सेल किया है। इट मीन्स आप कौन है, हायर परचेजर। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल, आपने परचेज की एंट्री करनी है, वो वहां सेल की एंट्री कर रहा है। ठीक है, दूसरा आता है कि फिर आपने उसी टाइम कुछ अमाउंट पेमेंट कर दी, जिस टाइम पे एग्रीमेंट साइन हो रहा है उसी टाइम आपने कोई अमाउंट क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो आपने किसको पेमेंट किया, वेंडर को, तो वेंडर का नेम लिखेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपके पास से पैसा गया है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, अब वेंडर के पास पैसा आया है तो वो अपने यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, और टू हायर परचेज हायर परचेजर्स अकाउंट, क्योंकि उसको हायर परचेजर से रिसीव्ड हुई है। ठीक है, फिर वो साल के एंड में क्या एंट्री करेगा, ये देखेगा कि जो किस्त पेमेंट करनी है उसमें कितना ब्याज इंक्लूड है, तो ब्याज से एंट्री की जाएगी, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि वेंडर्स को ड्यू है। अब यहाँ हायर परचेजर वो उसको रिसीव्ड होगा, यहाँ परचेजर को के लिए वो खर्च होता है इसके लिए इंटरेस्ट डेबिट रहेगा, और हायर वेंडर के लिए वो इनकम होती है इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट रहेगा। नॉमिनल अकाउंट जैसे, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है बेटा, अब अगले साल
हर साल के हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि हम हर साल के एंड में किस्त का पेमेंट करेंगे, इसलिए 31 मार्च को क्या होगा कि पहली किस्त दे दी जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, उधर हायर सेलर को रिसीव्ड हो जाएगी तो वो करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ठीक है, अब साल के एंड में हमारी असेट्स पे डेप्रिसिएशन भी लगता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन सिर्फ किसके ऊपर लगता है, असेट्स के ऊपर। अब क्योंकि हायर परचेजर ने खरीदी है तो उसके पास ही डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, हायर वेंडर के पास किसी टाइप की कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है रहेगा, हर साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री, इट मीन्स कंटिन्यू हर साल के एंड में एंट्री होती चली जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर अगर कोई कंपनी का केस है तो वहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। ठीक है, अगर कंपनी नहीं है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये एंट्री हमेशा साल के एंड में होती है। इट मीन्स साल कौन सा, कि जब हमारी सारे इंस्टॉलमेंट्स पेमेंट हो चुकी होती हैं। ठीक है, फिर इधर क्या रहेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, उधर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है उसको टू प्रॉफिट एंड लॉस या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हायर वेंडर सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करेगा, डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं करेगा, डेप्रिसिएशन सिर्फ हायर परचेजर के पास ही एंट्री होगी। इसमें फिर 31 मार्च को कि हायर जो वेंडर होता है वो अपनी हायर सेल को कहाँ भेज देगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदे के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है या फिर एक ही व्यक्ति को हमने अपना सामान बेचा है। एक वेंडर के पास बहुत सारे क्या होते हैं, परचेजर होते हैं, तो सभी का वो रिकॉर्ड इसी टाइप से रखता है। और साल के एंड में क्या होगा, जितनी भी हायर सेल की हैं, इट मीन जितने भी हायर सिस्टम के अंडर उन्होंने अपनी सेल्स की हैं, उन सभी को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कहता है, इन केस ऑफ कंपनीज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर कंपनीज का केस है तो वहां पर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हमें कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, तो फर्स्ट अकाउंट आता है, हमें देखना है कि किसकी बुक्स में कौन से अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि परचेजर की बुक्स में क्या एंट्री होगी। अब परचेजर कौन है, आप लोग खुद को मान करके चलेंगे कि आप अपने पास क्या एंट्री करेंगे। सबसे पहले कि आपके पास असेट आएगी तो आप असेट्स का अकाउंट मेंटेन करेंगे। दूसरा, आपने पेमेंट करनी है हायर वेंडर को, तो आप ये रिकॉर्ड रखेंगे कि मेरी कितनी कितनी पेमेंट उसको हो चुकी है। ठीक है, तीसरा, फिर ब्याज का अकाउंट बनाएंगे, इट मीन्स इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे कि कितने रुपए की किस्त थी, कितना ब्याज था। ठीक है, और फोर्थ क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स मेंटेन किया जाएगा। ये तो थी हायर परचेजर की बुक्स में। हायर परचेजर अपने पास 4 टाइप ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, फर्स्ट इज असेट्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फिर बात आती है कि वेंडर्स की। अब हायर वेंडर अपनी बुक्स में कौन से अकाउंट्स मेंटेन करेगा, तो सबसे पहला होगा कि वो किसके पास हमने अपने गुड्स को बेचा है, तो इट मीन्स हायर परचेजर्स अकाउंट। ठीक है, अब एक व्यक्ति तो है नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत सारे व्यक्तियों के साथ लेन देन होते हैं, तो सभी का एक अलग से अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट अकाउंट का क्या बनाया जाएगा, एक इंटरेस्ट अकाउंट, इट मीन्स टोटल मुझे कितना कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो हायर वेंडर अपने पास 2 अकाउंट्स मेंटेन करता है और हायर परचेज अपने पास 4 अकाउंट मेंटेन करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि जब किस्तों की राशि में ब्याज सम्मिलित होता है। ठीक है, कैसे देखेंगे, ऑन 1 अप्रैल 2005 एक्स परचेज अ मशीनरी फ्रॉम वाई ऑन हायर परचेज सिस्टम। 1 अप्रैल 2005 को एक्स ने एक मशीन परचेज करी, किससे, वाई से, हायर परचेज सिस्टम पे। द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी वॉज 74,500। ठीक है, कैश प्राइस कितना है, 74,500 रुपये है। पेमेंट वॉज टू बी मेड 20,000 ऑन डिलीवरी, 20,000 रुपये उसी टाइम दे दिए। तो कैलकुलेशन करते रहेंगे, टोटल थी 74,500 की, उसमें से हमने 20,000 रुपये उसी टाइम पेमेंट कर दिए, तो रह गए हमारे पास कितने, 54,500। एक मिनट बेटा। तो पॉइंट है कि
कैश प्राइस 74,500, पेमेंट हो गई उसी टाइम पे 20,000 रुपये, तो बाकी बच जाते हैं हमारे पास कितने, 54,500 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद जो 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। देखो बेटा, टोटल पैसे हमने देने थे 74,500, कैश प्राइस था 20,000 रुपये, उसी टाइम दे दिए, रह गए 54,500। ठीक है, अब बात ये आती है कि 54,500 में किस्त हमारी जो बनी है वो किस्त कितनी बनी है, 20,000 रुपये की एक किस्त है और 3 किस्तें बनवाई गई हैं। तो 20 दिया कितना हो गया, 60, 20 दिया तो 60,000 हो गया ना। तो हमने किस्त के अकॉर्डिंग देखा तो 60,000 रुपये बनते हैं, और जबकि हमने देने कितने हैं, 54,500 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी हर एक इंस्टॉलमेंट है उसमें ब्याज इंक्लूड है। समझ आया अब ये पॉइंट। हमने कहा कि अब ये देखना है कि कितना ब्याज शामिल है, तो वो है द वेंडर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इसका मतलब हर एक किस्त के अंदर 5% रेट से ब्याज इंक्लूड है। बात आती है कि वो ब्याज कैसे लगता है। ठीक है, कि जैसे अब हमारे पास 54,500 है, इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लगा दो, तो ये हो गया 2725 रुपये। ठीक है, तो इट मीन्स ब्याज शामिल होकर के अब वो हमारी असेट हो गई टोटल कितनी, 57,225। ठीक है, फिर अब हम पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे, अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले ब्याज इंक्लूड होगा, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दी जाएगी विद इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल 20,000 रुपए की होगी। अब हमारा पैसे अमाउंट देने रह गए हैं 37,225। अब 37,225 के ऊपर 5% ब्याज फिर लग जाएगा। इट मीन जो रिमेनिंग बैलेंस बचता चला जाएगा ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो 37,225 के ऊपर 5% रेट से ब्याज लग गया, तो वो हो गया 1,861 रुपये। ठीक है, फिर बेटा हम सेकेंड अमाउंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देंगे जो कि 20,000 रुपये की होगी। फिर अमाउंट बच गई 19,086 रुपये। अब तीसरी किस्त हमने कितनी देनी है, 20,000 रुपये की देनी है वो भी, और उसमें ब्याज ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसलिए दोबारा से ब्याज की कैलकुलेशन ना करके हम 20,000 में से 19,086 रुपये माइनस कर देंगे, तो 914 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, और फिर हम थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देंगे, और लास्ट में हम अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंटरेस्ट हो गया 5% रेट से। द बायर रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन दैट मशीनरी एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। बायर कौन है, हम हैं, मान लेते हैं। यहाँ पर वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स ने परचेज की है, तो एक्स कौन हो गया, बायर हो गया। किससे खरीदी है, वाई से, तो वाई कौन हो गया, वेंडर। ठीक है, तो परचेजर इट मीन्स एक्स है, वो राइट ऑफ करता है डेप्रिसिएशन 10% रेट से, ना सॉरी 20% रेट से, कि कौन से डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। गिव जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज। ठीक है, अब देखो हमने दोनों पार्टीज की बुक्स में एंट्री करनी है, तब सबसे पहले हम एक्स की बुक्स में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट अकाउंट बनाना सिखा रही हूँ। देखिए, लेजर अकाउंट ओपन करें, एक्स की बुक्स में लेजर अकाउंट दैट इज कॉल्ड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम वेंडर का अकाउंट बनाएंगे, थर्ड हम क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट, और फोर्थ बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में है ये, परचेजर की बुक में। ठीक है, तो परचेजर ने अपने पास एंट्री की, सबसे पहले मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, वाई। ठीक है, तो सबसे पहले असेट्स कितने में खरीदी है, 74,500 रुपये में खरीदी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वाई 74,500 रुपये में। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, 2006 में 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने, तो 74,500 पे डेप्रिसिएशन रेट कितनी है, 20% है, तो 74,500 माइनस डेप्रिसिएशन घटा करके बाकी जो मशीन बच गई बाई बैलेंस CD। ठीक है, 59,600 रुपये, उसको फिर आगे ले जाओ बेटा, कैरी फॉरवर्ड कर दो, फिर डेप्रिसिएशन लगा दो। ठीक है, कितना डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से कहा इन्होंने, तो 59,600 पे फिर 20% डेप्रिसिएशन, फिर घटा दो, बाकी बच गया 47,680। देन फिर कैरी फॉरवर्ड, फिर डेप्रिसिएशन, देन कैरी फॉरवर्ड। यहाँ तक कोई डाउट। फिर वेंडर्स अकाउंट,
अब हमने वेंडर को पेमेंट करनी है। तो वेंडर को पेमेंट कैसे की जाएगी? सबसे पहले तो है कि हम देखो, एंट्री पहले असेट्स खरीदने की एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, अब हम बना रहे हैं वेंडर अकाउंट। तो ऑब्वियस है वेंडर ने खरीदी बेची है तो वेंडर्स के क्रेडिट साइड में जाएगी। तो बाय मशीनरी 74,500 रुपये। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में जाएंगे, क्योंकि देखो मशीनरी अकाउंट बनाया था तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में 2Y। अब हम Y अकाउंट बना रहे हैं तो Y के क्रेडिट साइड में जाएगा, मशीन के डेबिट में है तो वेंडर के क्रेडिट में। तो ऑब्वियस सी बात है Y के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय मशीनरी अकाउंट 74,500 रुपये। अब डेबिट साइड में हमने पेमेंट उसको कैसे कैसे की है? वेंडर अकाउंट इसलिए बनाया कि हमने उसको पेमेंट किया, तो वो कैसे कैसे पेमेंट की है। तो डेबिट साइड में लिख देंगे हम टू बैंक अकाउंट। ये थी हमारी डाउन पेमेंट 20,000 की, 20,000 रुपये की उसी टाइम हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, तो 74,500 में से ये 1 अप्रैल 2005 को जो 20,000 रुपये पेमेंट कर रखी है वो घटा दो, बाकी कितने रह गए? 54,500। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट अकाउंट 54,500, उसके ऊपर 5% हमने ब्याज लगाना है। तो वो ब्याज हमारा कितना बन गया? 2725 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद डेबिट साइड में 31 मार्च 2006 को हमने पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। जो ऊपर वाले 20,000 हैं ये तो डाउन पेमेंट है कि हमने उसी टाइम पेमेंट किया था। और डेबिट साइड में हमने क्या हुआ कि हमने अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब 74,500 मीन्स क्रेडिट साइड में प्लस 2725, टोटल हो गए 77,225। उसमें से डेबिट साइड वाले 40,000 घटा दो, बाकी बच गए 37,225। ठीक है, तो 37,500 बच गए ना, 37,225 बच गए। तो फिर हम इसको ले जाएंगे क्रेडिट साइड में, कैरी फॉरवर्ड बाय बैलेंस BD 37,225। अब बेटा वही सेम जैसे करते आए हैं, 37,225 के ऊपर ब्याज लगा दो 5% रेट से, ये हो गया हमारा 1861। आगे कैरी फॉरवर्ड कर दो टू बैंक। अब हम इसमें ब्याज दोबारा शामिल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ब्याज ऑलरेडी इंक्लूड है। ठीक है, तो दूसरी किस्त पेमेंट कर दो 31 मार्च 2007 को। हर साल साल के एंड में पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो 39,086 में से डेबिट साइड वाले 20,000 घटा दो, क्लोजिंग बैलेंस आ गया 19,086। फिर अगले साल थर्ड ईयर में आगे 1 अप्रैल 2007 में 19,086। डेबिट साइड में पूरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 20,000, तो 20,000 में से 19,086 घटा दो तो 914 रुपये क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, फिर हमारा इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, बस इंटरेस्ट अकाउंट में तो बेटा हमने क्लोजिंग बैलेंस ही दिखाने हैं। ये हमारा जैसे वेंडर्स अकाउंट आया था इसमें से सिर्फ हमने इंटरेस्ट अकाउंट की एंट्री करनी है। अब वेंडर अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में था, तो अब हम इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे तो वेंडर को हम डेबिट साइड में ले जाएंगे ना, और हर साल 31 मार्च को एंट्री हो जाएगी। तो देखें, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू Y 2725 31 मार्च 2016। हर साल हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते चले जाएंगे। 31 मार्च 2006 को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर। इसका कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं बनता क्योंकि हर साल हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर अगले साल 31 मार्च 2007 को 1886, फिर 31 मार्च 2007 को फिर प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर। फिर तीसरे साल का ये हमारे इसमें से आ रहे हैं बेटा, वेंडर्स अकाउंट में से, है ना? समझ आ रहा है ना कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? और थर्ड ईयर में बाय इंटरेस्ट 914 रुपये हैं, तो इसको हम इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट साइड में डाल देंगे 2Y 914 रुपये, और फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? अब डेप्रिसिएशन कहाँ से आएगा? डेप्रिसिएशन हम किसकी बुक्स में से करेंगे? मशीनरी अकाउंट में से। ठीक है, बुक्स किसकी हैं? परचेजर की। तो मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में था। अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी के डेबिट साइड में मशीनरी डेबिट में आ जाएगी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। पहले साल ब्याज कितना लगा मशीन अकाउंट से चेक करेंगे। पहले साल कितना ब्याज लगा बेटा? ना ब्याज नहीं, सॉरी, पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगा है? हेलो, वेरी गुड।
तो डेप्रिसिएशन कहाँ से पता चला ये? मशीनरी अकाउंट। क्लियर? दूसरे साल कितना डेप्रिसिएशन लगा? वेरी गुड। और थर्ड ईयर में? वेरी गुड। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते चले जाएंगे, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो किसकी बुक्स में एंट्री? बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट तो हम बना ही रहे हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को लास्ट में कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। हम्म, समझ गए? अब यूं देखो कि ऊपर हमारी जो कंपनी थी या फिर कोई अलग से शॉप थी या एक्स वाई जेड थी, क्वेश्चन में कोई कंपनी नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा उन्होंने शुरू में, ऑन 1 अप्रैल 2005 एक्स परचेज अ मशीनरी फ्रॉम वाई। अब ये कोई कंपनी नहीं है, एक्स ने वाई से खरीदी है मशीनरी। ठीक है, तो इसलिए हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे ये सारी चीजें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना? इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है, इनको हमने कहाँ डाला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर वहां होता एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, ठीक है ना, तो फिर हम क्या लिखते? बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आई बात है? क्लियर? गायत्री, पूजा, आप लोगों को बेटा? हेलो? बुक्स में एंट्री करेंगे वेंडर की बुक में। ठीक है, तो वेंडर कौन है यहाँ पर? वाई। अभी हमने पढ़ा था कि वेंडर अपने यहाँ सिर्फ दो अकाउंट मेंटेन करेगा, एक तो किसका? हायर परचेजर का, और दूसरा कौन सा? इंटरेस्ट का, कि उसको टोटल कितना ब्याज मिला है। तो बेटा जी देखो, जो हमने एक्स की बुक में वाई का अकाउंट बनाया था, इट मीन्स परचेजर की बुक में वेंडर का अकाउंट बनाया था, बिल्कुल उसका अपोजिट यहाँ आ जाएगा। ध्यान दो, एक्स की बुक में हायर वेंडर का अकाउंट ओपन कर लो, मिल गया? वेंडर्स अकाउंट, वाई लिमिटेड अकाउंट। हेलो? बुक है ना? वहां से हमने वाई का, ठीक है, वाई कौन था? बेचने वाला। ठीक है? और एक्स कौन था? खरीदने वाला। भाई खरीदने वाले की बुक में बेचने वाले का अकाउंट बनेगा और बेचने वाले की बुक में खरीदने वाले का अकाउंट बनेगा, यही होगा ना? हम्म, भाई मैं अपनी बुक में किसका अकाउंट बनाऊंगी? जिसको मैंने खरीदा है। और आप अपनी बुक में अकाउंट किसका बनाओगे? जिसको आप लोगों ने बेचा है। ठीक है ना? तो इसलिए जो वाई का अकाउंट था, बिल्कुल उसका अपोजिट एक्स अकाउंट बन जाएगा। देखो, जो डेबिट साइड में आइटम्स हैं, टू बैंक, ठीक है, तो देखो उधर एक्स लिमिटेड का अकाउंट बनाया आप लोगों ने। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक 20,000 बाय बैलेंस सीडी। समझ गए? डेबिट साइड में क्या आएगा? जहां उधर हमने परचेज की थी, क्योंकि उसके लिए वो परचेज हो गई, और वेंडर के लिए वो क्या होगी? सेल। ठीक है, तो फिर हम्म, तो वहां बाय मशीनरी, मशीनरी अकाउंट थी, क्योंकि परचेजर ने अपनी बुक में एंट्री की थी, तो उसने, परचेजर ने तो खरीदी थी, इसलिए वो बाय मशीनरी लिख रहा था। अब हम वेंडर की बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो वो मशीन को बेच रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर हो जाएगा टू हायर सेल। ठीक है ना? वही परचे सेलर है, तो वो उसके लिए तो सेल हुई है, तो वो अपनी बुक में एंट्री लिखेगा टू हायर सेल 74,500 रुपये। और बाकी वही सेम डेबिट, क्रेडिट साइड में वहाँ इंटरेस्ट था, यहाँ डेबिट साइड में इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको रिसीव्ड हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर वही सेम वहाँ के क्रेडिट बैलेंस यहाँ डेबिट में आ जाएंगे, और वहाँ के डेबिट बैलेंस यहाँ क्रेडिट में आ जाएंगे। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। को इंटरेस्ट अकाउंट बनाएंगे फिर हम। तो इंटरेस्ट अकाउंट अब यहाँ हायर वेंडर की बुक में है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और क्रेडिट साइड में बाय एक्स, क्योंकि एक्स से रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, फिर ऐसे ही क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए, मतलब इनको ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। फिर अगले साल 31 मार्च 2007 का बाय एक्स कितना था? 1861, और उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया। फिर ऐसे ही थर्ड ईयर का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस टाइप से बेटा जी आप लोगों को अकाउंट्स मेंटेन करने हैं।